नमस्कार साथियों, ज्योग्राफी अराउंड अस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार पटेल। आज आपके समक्ष मानव भूगोल के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर श्रृंखला लेकर आए हैं। इसमें कुल 45 प्रश्नों के महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समझने का प्रयास करेंगे। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। ये सभी प्रश्न NCERT पर आधारित हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैधता पर आश्रित प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। इसमें से चौथा विकल्प टिक होगा, सही है। और बाकी के 3 भूगोल के वर्णन से संबंधित विकल्प हैं। समाकलनात्मक अनुशासन से तात्पर्य है कि भूगोल एक समाकलनात्मक विषय के रूप में स्थापित है, यानी ये बहुत से ऐसे तथ्यों को शामिल करता है जो पृथ्वी से संबंधित हैं और सभी को एक साथ मिला करके अध्ययन करता है। और मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का भी अध्ययन करता है भूगोल। और भूगोल में द्वैधता पर आश्रित विवाद रहे हैं और इसके आधार पर विषयों को अलग अलग किया गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? इसका तात्पर्य है कि ऐसे तथ्य जो भूगोल में सूचना का कार्य नहीं करते हैं, यानी यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और प्राचीन महाकाव्य। यदि हम भूगोल के इतिहास को अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि यात्रियों के विवरण भौगोलिक सूचना के स्रोत रहे हैं। प्राचीन मानचित्र भी भूगोल के सूचना के तंत्र में शामिल किए गए हैं और प्राचीन महाकाव्य भी भौगोलिक सूचना का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। लेकिन अभी तक चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने जो भी लिए गए हैं या अभी तक प्राप्त नहीं हैं, तो ये अभी तक भौगोलिक सूचना के स्रोत नहीं हैं। बाकी तीनों भौगोलिक सूचना के स्रोत रहे हैं समय समय पर। अब प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? नंबर 1 है मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव और मानवीय भाईचारा। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात है। चारों विकल्प संबंधित हैं, मतलब मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के अंग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिकी है, क्योंकि जब से मानव अपना विकास कर रहा है, प्रौद्योगिकी ही ऐसा तंत्र रहा है जिसके आधार पर उसने अपना विकास के रास्ते तय किए हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, यानी उसका अप्रोच नहीं है? नंबर 1 क्षेत्रीय विविधता, ये उपागम है। मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन, ये तीनों विकल्प मानव भूगोल के उपागम हैं। लेकिन मात्रात्मक क्रांति एक दौर रहा है जिसमें अध्ययन के तरीके में बदलाव किया गया था। लेकिन क्षेत्रीय विभिन्नता के द्वारा मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं, स्थानिक संगठन के माध्यम से अध्ययन करते हैं, अन्वेषण और वर्णन के माध्यम से मानव भूगोल में अध्ययन की सामग्री एकत्र की जाती है। फिर आगे है 5वां विकल्प है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? जनसंख्या वृद्धि का यदि हम विकल्प देखेंगे तो पाएंगे कि अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जहां पर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों पाई जाती हैं। ठीक है, और जबकि एशिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि थोड़ी कम है, और ये विकल्प सही है। फिर आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? यानी
अटाकामा देखें, जो एक मरुस्थल है, भूमध्य रेखीय प्रदेश, जो उच्च वर्षा वन क्षेत्र है, जहाँ पर उच्च तापमान और उच्च वर्षा पाई जाती है और सघन वन पाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी विरल जनसंख्या पाई जाती है। अटाकामा जो एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर भी विरल जनसंख्या पाई जाती है। और ध्रुवीय प्रदेश है, जो कि वहाँ पर उच्च तापमान उच्च स्तर के ठंड पाए जाते हैं, यानी निम्न तापमान पाया जाता है, तो वहाँ पर भी विरल जनसंख्या है। जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या बहुत ज़्यादा सघन रूप से फैली है, तो ये विकल्प सही है। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प यानी प्रतिकर्ष कारक नहीं है, पुश फैक्टर। देखिए साथियों कि ये जो प्रतिकर्ष कारक है यानी पुश फैक्टर है, इसका तात्पर्य है कि जो एक क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है वहाँ पर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से साधन हैं जो जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। और कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहाँ पर जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या के लिए उचित पोषण के अवसर नहीं होते हैं, रोजगार के साधन नहीं होते हैं, तो वहाँ पर वो क्या होता है, पुश फैक्टर का काम करता है, तो लोग उस जगह से छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इसमें जलाभाव की स्थिति आएगी तब वो पुश फैक्टर का काम करेगा, बेरोजगारी होगी उस क्षेत्र में तब वो पुश फैक्टर का काम करेगा, और यदि महामारियाँ आ गई हैं तो भी वो पुश फैक्टर का काम करेगा। और जबकि ये प्रश्न विकल्प 3 जो चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं होंगी तो ये पुल फैक्टर का काम करता है, यानी ये जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, लोग आकर के बसते हैं इन सब सुविधाओं के कारण। ठीक है, तो ये 3 विकल्प सही है। निम्नलिखित में से 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। नंबर 1, विगत वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। हाँ, ये सत्य है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। हाँ, ये भी सही है। जबकि नंबर 3, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। ये विकल्प इस प्रश्न के अनुसार सही है। ठीक है, कि जनांकीय संक्रमण की जो प्रथम अवस्था होती है उसमें जनसंख्या वृद्धि उच्च नहीं होती बल्कि एक स्टैटिक वे में आगे बढ़ती है, यानी वो न तो जनसंख्या बहुत घटती है न बढ़ती है। अब आगे प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो को निम्न किया है यानी कम किया है। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, ये विकल्प इसके अनुसार सही है इस प्रश्न के अनुसार। बाकी पुरुषों की उच्च जन्म दर ऐसा नहीं है, स्त्रियों की निम्न जन्म दर ऐसा भी नहीं है, स्त्रियों का उच्च उत्तर प्रवास ये भी नहीं है। अब आगे अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग से तात्पर्य है कि जो जनसंख्या का वो भाग जो अलग अलग कार्य में लगी हुई है और उससे उत्पादन के कार्य होते हैं और वो इनकम यानी आय भी प्राप्त करती है। तो ये है 15 से 65 वर्ष। हमारे जो जनसंख्या का जो सेंसस रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें ये माना जाता है कि 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील माना जाता है, जबकि 15 से 66 वर्ष ये भी नहीं है, 15 से 64 वर्ष ये भी नहीं है। इस प्रश्न के अनुसार ये विकल्प सही है कि 15 से 59 वर्ष की जो आयु वर्ग है वो कार्य में लगी होती है और आय प्राप्त करती है और अपना भरण पोषण करती है, साथ साथ अपने ऊपर निर्भर जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनका भी भरण पोषण करती है। अब प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो, जिसमें स्त्री और पुरुषों के अनुपात को शामिल किया जाता है। लाटविया। इस प्रश्न के अनुसार ये सही है, लाटविया में लिंगानुपात सर्वाधिक है, वहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों से ज़्यादा है, जबकि जापान, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस में स्त्रियों की संख्या कम है बजाय इसके। अब आगे प्रश्न नंबर 12 में, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, विकास से तात्पर्य है कि मानव विकास से है।
मानव विकास तभी होगा जब वहाँ पर जो मानव संसाधन है उसके गुण में धनात्मक परिवर्तन होगा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प है, ये विकल्प सही है। यानी आकार में वृद्धि होगा तो ये विकास का सर्वोत्तम वर्णन नहीं करता। गुण में धनात्मक परिवर्तन हो रहा है तो ये विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। आकार में स्थिरता नहीं, गुण में साधारण परिवर्तन नहीं, यानी गुण में धनात्मक परिवर्तन ये मानव विकास का सर्वोत्तम मानक तथ्य है। अब आगे दिया है कि ये जो मानव विकास है, ये मानव विकास की जो अवधारणा है निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। नंबर 1 प्रोफेसर अमर्त्य सेन से, डॉक्टर महबूबुल हक और ठीक है महबूबुल हक, एलन-सी सैम्पल और रैडजेल। देखा जाए तो डॉक्टर महबूबुल हक ये मानव विकास के जो अवधारणा है उसको प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे। इनके सहयोगी थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जबकि एलन-सी सैम्पल इससे बिल्कुल संबंधित नहीं है और रैडजेल इससे बिल्कुल संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले यदि मानव विकास की अवधारणा की बात की जाएगी तो डॉक्टर महबूबुल हक का नाम जरूर आएगा, जो कि एक पाकिस्तानी भूगोलवेत्ता और विद्वान रहे हैं। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। नंबर 1 कॉफ़ी, नंबर 2 गन्ना, नंबर 3 गेहूँ, नंबर 4 रबड़। कॉफ़ी, गन्ना, रबड़ ये चारों रोपण फसल हैं, यानी इनको खेतों में रोपा जाता है, फिर उनके ये लगभग साल भर में ये उगने वाले पौधे हैं। जबकि गेहूँ एक रोप करके नहीं बल्कि इनको खेतों में एक सीजन में इनको छिड़काव विधि द्वारा बोया जाता है और फिर काटा जाता है इनको, ठीक है। ये रोपण कृषि में नहीं आते हैं, जबकि कॉफ़ी, गन्ना, रबड़ ये कैश क्रॉप्स में आते हैं, यानी नगद फसली में आते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न के अनुसार कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो गेहूँ नहीं है, ठीक है। मित्रों ध्यान देंगे कि हम जब बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि कौन से इससे संबंधित नहीं है और कौन इससे संबंधित है, उससे हमें अंदाज़ा लग सकता है कि कौन सा उत्तर सही हो सकता है। नंबर 15 है निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। रूस, डेनमार्क, भारत, नीदरलैंड। नाम आएगा तो सबसे पहले डेनमार्क जो कि दूध उत्पादन में बहुत आगे है और इसका नाम सहकारी कृषि के सफल परीक्षण में नाम आता है डेनमार्क का। अब आगे है अगला प्रश्न है फूलों की कृषि कहलाती है ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि, पुष्पोत्पादन या फ्लोरिकल्चर। ये विकल्प सही है। ट्रक फार्मिंग में क्या होता है, हम सब्जियों को उगाते हैं और उनको उत्पादन करके एक ही दिन में मार्केट में पहुंचा देते हैं। कारखाना कृषि जिसमें हम कारखाने के माध्यम से वहाँ पर कृषि का उत्पादन करते हैं, जो एक नियंत्रित कृषि की जाती है। मिश्रित कृषि में एक ही खेती पर साल भर में कई फसलें उगाते हैं, तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा, यानी जो यूरोप के पश्चिमी देश रहे हैं, जो औपनिवेशिक देश रहे हैं, जिनका उपनिवेश दूसरे देशों में रहा है, वो देश दूसरे देशों में जा कर के खेती का विकास किए हैं। तो उसमें कोल खोज, अंगूरोत्पादन, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। तो ऐसा माना जाता है कि रोपण कृषि का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक देशों ने दूसरे देशों में जाकर के किया है। रोपण कृषि में आता है आपका गन्ना, रबड़ और कॉफ़ी या फिर चाय। ये सब रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है, जो यूरोपीय देशों ने अलग अलग देशों में जा कर के वहाँ पर इन रोपण फसलों का विकास किया। जबकि कोल खोज क्या होता है, कोल खोज एक सामूहिक कृषि होती है जो रूस में की जाती है। अंगूर उत्पादन से आप तात्पर्य समझ गए कि अंगूरों का जो उत्पादन किया जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, और मिश्रित कृषि जो कि एक ही खेती पर कई फसलों को उत्पादन किया जाता है।
तो इस प्रश्न के अनुसार ये विकल्प सही है कि रोपण कृषि औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। अब आगे है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? निम्नलिखित प्रदेशों में देखते हैं कौन कौन से प्रदेश हैं। अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरीज प्रदेश, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, यूरोपीय स्टेपिज क्षेत्र और अमेजन बेसिन। अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरीज क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, वहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यूरोपीय स्टेपिज क्षेत्र, ये सब खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। जबकि अमेजन बेसिन एक भूमध्य रेखीय प्रदेश है, जहाँ पर हम खाद्यान्न को उत्पादन नहीं करते हैं, बल्कि उच्च वर्षा और वनस्पतियों के कारण वहाँ पर खेती बहुत कम स्तर पर की जाती है। अब प्रश्न नंबर 19 पर आएंगे। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? मित्रों ध्यान देना कि भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वो खट्टे रसदार फलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ पर अंगूर, संतरे और जितने भी खट्टे रसदार फल हैं वो सब वहाँ उत्पादन किए जाते हैं। तो देखते हैं विकल्प में क्या क्या है। बाजारी सब्जी कृषि नहीं, भूमध्य सागरीय कृषि ये है, सही है। रोपण कृषि, सहकारी कृषि, ये तीनों विकल्प इस प्रश्न के अनुसार गलत हैं, जबकि ये सही है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, तो वो है भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी यूरोप के बीच में जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है उसके आसपास खेती की जाती है। और भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता ये है कि वहाँ पर जाड़े के मौसम में इन फलों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है और वहाँ का जो मौसम है वो लगभग समशीतोष्ण मौसम पाया जाता है। नंबर 20 प्रश्न है, निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन स्लैश एंड बर्न कृषि का प्रकार है? नंबर 1 विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाहक कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि। इन चारों विकल्पों में से ये विकल्प सही है कि आदिकालीन निर्वाहक कृषि कर्तन और दहन कृषि के नाम से जाना जाता है या स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से जाना जाता है। जबकि विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि ये उसके बाद की अवस्था होती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो अब बड़े पैमाने पर की जाने लगी है, और मिश्रित कृषि जो अभी भी बड़े क्षेत्रों में ये किया जाता है, जिसमें एक ही खेती पर कई फसलें उगाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि का प्रकार नहीं है? एकल कृषि का प्रकार नहीं है। नंबर 1 डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि। इन चारों विकल्पों में से ये नंबर 2 विकल्प इस प्रश्न के अनुसार ये सही है कि मिश्रित कृषि में एकल कृषि नहीं की जाती। मिश्रित कृषि में आपको बता दिए हैं कि एक ही खेत पर साल भर में कई फसलें उगाते हैं, तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। जबकि डेयरी कृषि में हम पशुपालन का व्यवसाय करते हैं। रोपण कृषि में एक ही खेत पर या तो चाय को उत्पादन करेंगे या फिर गन्ना का उत्पादन करेंगे या कॉफ़ी का उत्पादन करेंगे, इन सब का रोपण कृषि के द्वारा किया जाता है। जबकि वाणिज्य अनाज कृषि में भी कई फसलें उगाई जाती हैं। अब नंबर 22 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1 हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए हैं। हाँ। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम किया है। पत्तन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है। इन चारों विकल्पों में से नंबर 2 विकल्प टिक करेंगे
क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि चीनी, सूती वस्त्र और वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं। स्वच्छंद उद्योग से तात्पर्य है फुटलूज इंडस्ट्रीज़, यानी ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए, कच्चे सामान के लिए किसी क्षेत्र विशेष पर निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि ये उस पूरे देश में कहीं पर भी स्थापित किए जा सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग के जितने उद्योग हैं वो कहीं पर भी स्थापित किए जा सकते हैं, जैसे मोबाइल के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या कंप्यूटर के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। ये मार्केट आधारित हैं, बाज़ार आधारित उद्योग हैं। ये स्वच्छंद उद्योग की श्रेणी में आते हैं। इनके कच्चे माल के जो उत्पादन है वो किसी क्षेत्र विशेष में नहीं, बल्कि ये दूसरे जगहों से भी मंगा करके आसानी से उस बड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। जबकि चीनी उद्योग के लिए हमें विस्तृत खेतों का बैकग्राउंड चाहिए। सूती वस्त्र के लिए हमें कपास के उत्पादन क्षेत्रों में ही उसको स्थापित करेंगे। वनस्पति तेल के लिए भी हमें तेलों के उत्पादन के लिए खेतों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, बाकी के उत्तर उससे संबंधित नहीं है। अब आगे है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? व्यक्तिगत होता है यानी पूंजीवाद, मिश्रित, समाजवाद, कोई भी नहीं। इसमें पूंजीवाद इस प्रश्न के अनुसार सही है, क्योंकि पूंजीवाद में स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। पूंजीवाद में क्या होता है कि उत्पादन के जो साधन है या उद्योग हैं उसका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत वो होता है, जबकि मिश्रित में सरकार और सामान्य व्यक्ति दोनों मिलकर के काम करते हैं। समाजवाद में क्या होता है कि एक सामूहिक लोगों द्वारा उस उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है। अब आगे 24 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? देखते हैं कौन कौन से विकल्प हैं। कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग, स्वच्छंद उद्योग। इन चारों में से ये नंबर 3 विकल्प सही है, क्योंकि आधारभूत उद्योग कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। तो जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है वो वाहन निर्माण उद्योग के लिए आधारभूत कच्चे माल का उत्पादन करता है। ठीक है, जबकि ये सब उद्योग इससे संबंधित नहीं है, ये छोटे स्तर के उद्योग होते हैं। अब आगे है प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? नंबर 1 देखेंगे, स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजलिस, नहीं। पोत निर्माण उद्योग लुसाका, नहीं। वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, नहीं। लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग, हाँ ये विकल्प सही है कि लौह इस्पात उद्योग का उत्पादन पिट्सबर्ग में बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो ये विकल्प सही है। बाकी ये आपस में मेल नहीं खाते हैं। फिर अगला है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? खेती, बुनाई, व्यापार, आखेट। ये जो तीसरा विकल्प है व्यापार, ये विकल्प सही है, ये तृतीय क्रियाकलाप है। खेती प्राथमिक क्रियाकलाप है, बुनाई ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप है, आखेट ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है, तो व्यापार एक तृतीय क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप से तात्पर्य है, अभी आगे हम इसका विवरण देखेंगे। फिर अगला है प्रश्न नंबर 27, इसमें देखेंगे निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? नंबर 1 इस्पात प्रगलन, ये द्वितीय क्रियाकलाप है। वस्त्र निर्माण ये भी द्वितीय क्रियाकलाप है। मछली पकड़ना, टोकरी बनाना। टोकरी बनाना भी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है या द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, जबकि मछली पकड़ना ये पूरी तरह से प्राथमिक क्रियाकलाप है, क्योंकि प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो ये संसाधन है हम सीधे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये
प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत किए जाते हैं, जिसमें हम प्रकृति से सीधे संबंधित होते हैं, उसके द्वारा दिए गए संसाधन का हम इस्तेमाल करते हैं, वो है मछली पकड़ना। ये द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, बाकी तीनों द्वितीयक सेक्टर के क्रियाकलाप हैं। अब आगे अगले प्रश्न पर आएंगे कि अगले प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? ये है, देखिए ये बड़े महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब बड़े महानगर हैं। यहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप बहुत कम किया जाता है, द्वितीय क्रियाकलाप भी कम होने लगा होता है। पर्यटन कह सकते हैं कि मुंबई में पर्यटन है, दिल्ली में सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेवा सेक्टर से जुड़े लोग काम करते हैं। तो ये सेवा सेक्टर इन चारों जो महानगर हैं यहाँ पर ये सेवा से संबंधित रोजगार किए जाते हैं। अब आगे है 29 प्रश्न नंबर है, वे कार्य जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप। ध्यान देंगे, जो द्वितीय क्रियाकलाप होते हैं उसमें हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो सामान होते हैं उनका हम उत्पादन करते हैं, उनका रूप बदल देते हैं, तो द्वितीय क्रियाकलाप हो गए। पंचम क्रियाकलाप इस प्रश्न के अनुसार सही है, क्योंकि इसमें हम उच्च स्तर के जो अन्वेषण होते हैं, खोज करने से संबंधित काम होते हैं, या फिर आविष्कार संबंधित काम होते हैं, या जो वैज्ञानिक किसी दवा वगैरह का जो अन्वेषण करते हैं वो पंचम क्रियाकलाप में होते हैं, क्योंकि ये ज्ञान आधारित क्रियाकलाप होते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप सेवा का थोड़ा सा बदला हुआ रूप होता है। ठीक है, अब आगे प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? देखते हैं, संगणक विनिर्माण ये द्वितीय क्रियाकलाप है, विश्वविद्यालय अध्यापन ये इससे संबंधित है, कागज और लुगदी निर्माण ये द्वितीय क्रियाकलाप है, पुस्तकों का मुद्रण ये भी द्वितीय क्रियाकलाप है। तो विश्वविद्यालय जो अध्यापन के कार्य किए जाते हैं, जो भी प्रोफेसर्स होते हैं या फिर उसमें अध्यापन कार्य करते हैं, वो लोग चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित होते हैं, क्योंकि ये ज्ञान आधारित कार्य करते हैं। नंबर 31 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? नंबर 1, बाह्य स्रोतन यानी आउटसोर्सिंग दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। हाँ, ये सही है। कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों की भी बहुत स्रोतन की जा सकती है, सही है। बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। अच्छा, कार्यों के बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की खोज करने वालों में असंतोष पाया जाता है। इस प्रश्न के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये नंबर 3 है, क्योंकि बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। बीपीओज से संबंधित है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, केपीओज यानी नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो जो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग होते हैं उससे बड़ा क्षेत्र है केपीओज। ठीक है, और इसमें व्यावसायिक अवसर ज़्यादा होते हैं, जबकि ये छोटे स्तर पर होता है। ठीक है, अब आगे प्रश्न देखेंगे। बीपीओ 32 नंबर के प्रश्न है, पार महाद्वीपीय अंतर महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? तो डार्विन और मेलबर्न, एडमंटन और एंकोरेज, वैंकूवर और सेंट जॉन नगर, चेगडू और ल्हासा। तो इसमें ये प्रश्न विकल्प सही है, डार्विन और मेलबर्न के बीच में ये महामार्ग गुजरता है। किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? ये है, सघनतम घनत्व पाया जाता है ब्राज़ील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। इन चारों विकल्पों में से 3 नंबर का विकल्प सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्गों का जाल सघनतम पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर उद्योग का विकास अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया गया है। नंबर 34 है, बृहद ट्रंक मार्ग होकर गुजरता है भूमध्य सागरीय, ये विश्व स्तर के मार्ग हैं। भूमध्य सागरीय हिंद महासागर से होकर, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर, दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर,
उत्तर प्रशांत महासागर से होकर। इन चारों विकल्पों में से ये विकल्प, दूसरा विकल्प सही है कि उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर के बृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है। अब अगला प्रश्न है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है दूध, जल, तरल पेट्रोलियम गैस और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम केवल बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा एक देश से दूसरे देश में किया जाता है। चैनल टनल जोड़ता है लंदन बर्लिन, लंदन बर्लिन, बर्लिन पेरिस, पेरिस लंदन, बार्सिलोना बर्लिन, जबकि चैनल टनल पेरिस और लंदन के बीच में जोड़ने का काम करता है, जो कि एक रेल मार्ग है। संसार के अधिकांश पत्तन किस प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं? नौसेना पत्तन, विस्तृत पत्तन, तेल पत्तन, औद्योगिक पत्तन, विस्तृत पत्तन। क्योंकि जो बृहत्तम पत्तन होते हैं वो अलग अलग काम के लिए फेमस है, यानी उस बड़े पत्तन पर कई क्षेत्रों से संबंधित यातायात के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो उद्योगों के लिए एक पॉइंट होते हैं और इसके अलावा वहाँ पर दूसरे सेवा सेक्टर से भी जुड़े लोग होते हैं। तो ये विस्तृत पत्तन होते हैं, बृहत्तर, किसी एक विशेष काम के लिए नहीं बल्कि कई क्षेत्रों से संबंधित कामों के लिए ये कार्य करते हैं। अब अगले प्रश्न पर आएंगे 38 नंबर का, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? नंबर 1 है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, यानी विश्व में जो व्यापार होता है वो कौन से महाद्वीप से सबसे ज़्यादा होता है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप है वहाँ से विश्व के अलग अलग देश सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? ब्राज़ील, वेनेजुएला, चिली, पेरू। ये सभी तो दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र हैं, लेकिन वेनेजुएला ओपेक में शामिल है, यानी ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये मध्य पूर्व के जो पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले देश हैं उसमें ये शामिल हैं, उनका एक अपना ग्रुप है, व्यापार संगठन है। अब आगे, निम्नलिखित व्यापार समूह में से भारत किसका एक सह सदस्य है? साफ्टा, आसियान, OECD, ओपेक। साफ्टा का ये सह सदस्य है, ठीक है। बाकी भारत यह क्या है? यह एक व्यापार करने वाला राष्ट्रों का एक समूह होता है, ठीक है, जबकि ये सब अलग है, इससे संबंधित भारत नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? वृत्ताकार, चौकपट्टी, रेखीय, वृत्ताकार, वर्गाकार। जबकि रेखीय जो प्रतिरूप होते हैं बस्तियों के वो सड़क के किनारे विकसित होते हैं, नदी के किनारे विकसित होते हैं या फिर नहर के किनारे होते हैं, क्योंकि ये लाइन बनते चली जाती है तो यहाँ पर ये घर बनते चले जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से घर बनते चले जाते हैं, तो ये एक नहर हो सकती है, नदी हो सकता है, ये सब चलते चले जाते हैं। अब आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? नंबर 1 प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक, चतुर्थक। यह एक सामान्य ज्ञान का विषय है कि प्राथमिक क्रियाकलाप ग्रामीण बस्तियों में सबसे अधिक की जाती है। अब आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? वांगहो की घाटी, सिंधु घाटी, नील नदी की घाटी, मेसोपोटामिया घाटी। इन चारों विकल्पों में से सबसे सही उत्तर है सिंधु घाटी, जबकि वांगहो की घाटी ग्रामीण बस्ती की सभ्यता रही है। नील नदी की घाटी भी ग्रामीण बस्ती की सभ्यता रही है। मेसोपोटामिया भी ग्रामीण बस्ती के ही ये सभ्यता रही है, जबकि सिंधु घाटी में नगरीय घरों के अवशेष पाए जाते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो 40, 41, 42 और 44, तो 40 की संख्या मिलियन सिटीज़ की रही है। निम्नलिखित
देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन सी प्रकार के संसाधन सहायक हैं? वित्तीय, मानवीय, प्राकृतिक, सामाजिक। प्राकृतिक संसाधन किसी भी विकासशील देशों के जो जनसंख्या है वहाँ के सामाजिक ढांचे के विकास के लिए आवश्यक पूर्ति का कार्य करता है, जबकि वित्तीय, मानवीय और सामाजिक ये बाद में आते हैं। पहले तो विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और उन्हीं का हम विकास करके आगे बढ़ते हैं। तो इन सब प्रश्नों के जो उत्तर हैं व्याख्या सहित आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न अधिक सुगमता से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।